हेलो, नमस्ते। मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकेस एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक यानी एमएस एक्सेल एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो एमएस वर्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात की थी। उसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो एमएस एक्सेल के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एमएस वर्ड की बात की थी, वैसे ही आज हम एमएस एक्सेल की बात कर रहे हैं, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पावरफुल डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेडशीट पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो एक स्प्रेडशीट पैकेज होता है। अगर एक्सेल की बात करें तो इसका जो मेनली यूज़ होता है वो कैलकुलेशंस करने के लिए यानी गणनाएं करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ बेसिकली डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर भी यूज़ किया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है जिसका यूज़ बहुत सारे पर्सन्स के द्वारा रोज डेली किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेडशीट पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट पैकेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, अ डैश इज अ ग्रिड विद लेबल्ड कॉलम एंड रो। एक ऐसा ग्रिड होता है जिसके अंदर कॉलम्स और रो होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वर्कशीट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वर्कशीट एक ऐसा ग्रिड होता है जिसके अंदर कॉलम्स और रो लेबल्ड होते हैं, और जहाँ पर रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है सेल कहा जाता है। यानी एक्सेल के अंदर हम जो बात करते हैं वो बेसिकली रोज, कॉलम, सेल, वर्कशीट इन सभी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज। इनमें से कौन सा सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजीकैल्क। विजीकैल्क जो है वो सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। इनमें से कौन सा डोस का मतलब हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है? तो सबसे पॉपुलर जो डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोटस 123। लोटस 123 जो होता है वो सबसे पॉपुलर डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन द एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर सिर्फ आपको अगर डेट को डिस्प्ले करना होता है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है? हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ डेट की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ अगर आपको करंट डेट डिस्प्ले करानी होती है उसके लिए जो फॉर्मूला काम में लेते हैं वो टुडे फॉर्मूला काम में लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे डेट और टाइम दोनों ही एक साथ डिस्प्ले करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो होता है नाउ फॉर्मूला। तो नाउ और टुडे में ये डिफरेंस होता है। टुडे फॉर्मूला सिर्फ करंट डेट को बताने का काम करता है, जबकि नाउ फॉर्मूला डेट के साथ में टाइम को भी बताने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टुडे। सिक्स्थ क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ डू यू रैप द टेक्स्ट इन अ सेल। एक्सेल के अंदर किसी सेल के अंदर टेक्स्ट को रैप कैसे किया जाता है? तो एक्सेल के अंदर टेक्स्ट को रैप करना होता है, उसके लिए फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट यानी ऑप्शन नंबर डी यूज़ में लिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है एक्सेल के अंदर अगर आप किसी सेल में कुछ टाइप कर रहे हो और टाइप करते करते टेक्स्ट इतना बड़ा हो जाता है कि उस सेल को भी कट कर लेता है। तो अगर आप चाहते हो कि वो सेल को कट नहीं करे, हमारा टेक्स्ट है उसी सेल के अंदर दिखे, तो रैप टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो क्या करता है कि जो टेक्स्ट आपका नेक्स्ट वाले सेल को काट रहा है उस टेक्स्ट को उसी सेल के अंदर नीचे की तरफ अरेंज करने का काम करता है, डिस्प्ले कराने का काम करता है। तो उसके लिए जो ऑप्शन यूज़ करते हैं या उसके लिए जो आपको यूज़ करना पड़ता है वो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट यूज़ करना पड़ता है। ये वाला ऑप्शन होम मेनू में दिखाई देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेवंथ क्वेश्चन हो जाएगा, अ टिपिकल वर्कशीट हैज़ डैश नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी पर्टिकुलर वर्कशीट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं? तो अगर कॉलम्स की बात करेंगे, एक्सेल की एक शीट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं वो हो सकते हैं 16,384, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आ सकते हैं, जैसे कि एक्सेल की वर्कशीट के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी हो सकती है। तो रोज की बात करेंगे तो वो हो जाएगी 10,48,576 हो जाएगी। कॉलम्स की बात करेंगे तो 16,384 हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं एक्सेल का सबसे फर्स्ट सेल एड्रेस क्या होता है तो वो हो जाएगा A1 हो जाएगा।
एक्सेल का सबसे लास्ट सेल एड्रेस क्या होता है, तो वो हो जाएगा XFD 10,48,576 हो जाएगा। एक्सेल का दूसरा नाम क्या होता है, तो एक्सेल को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 8th क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट डज काउंट ए फंक्शन डू। काउंट ए फंक्शन क्या करता है, तो काउंट ए फंक्शन जो करता है वो करता है ऑप्शन नंबर डी, काउंट नॉन एम्प्टी सेल्स। नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करने के लिए जिस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं उसे काउंट ए फंक्शन कहा जाता है। यानी आपने एक सेल की रेंज सेलेक्ट कर रखी है, अब आप चाहते हो कि उसके अंदर उन्हीं सेल को काउंट करना है जिसके अंदर मैंने कुछ न कुछ लिख रखा है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा काउंट ए फॉर्मूला हो जाएगा, या काउंट ए फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम। अगर पूरे कॉलम को एक साथ हाईलाइट करना होता है, यानी एक साथ सेलेक्ट करना होता है, उसका शॉर्टकट क्या होता है। पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करने का काम करता है। अगर आपको पूरी रो को एक साथ सेलेक्ट करना है, उसका शॉर्टकट हो जाएगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार। 10th क्वेश्चन की बात करेंगे। 10th क्वेश्चन हो जाएगा, इन द फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रोज। फॉर्मूले के अंदर कौन सा सिंबल आपको रो या कॉलम को फिक्स करने के लिए स्पेसिफाई करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉलर। डॉलर साइन जो होता है वो एक्सेल के अंदर किसी भी रो या कॉलम को फिक्स करने का इंडिकेशन देता है। 11th क्वेश्चन की बात करेंगे। 11th क्वेश्चन हो जाएगा, यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डेटा एंड चार्ट टू HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग। एक्सेल वर्कशीट के डेटा को HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए जो ऑप्शन यूज़ किया जाता है उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड। इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड का यूज़ एक्सेल के अंदर जो भी वर्कशीट डेटा होता है उसको HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। 12th क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एक्सेल वोटिव फंक्शन। यानी एक्सेल के अंदर एक ऑप्शन आता है जिसे बोलते हैं वोटिव फंक्शन या वोटिव एनालिसिस। ये वाला जो ऑप्शन आता है वो आपको डेटा मेनू के अंदर दिखाई देता है। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि वोटिव एनालिसिस या वोटिव फंक्शन के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आता है, गोल सीक, सॉल्वर, सिनेरियो मैनेजर या ऑटो आउटलाइन। तो अगर हम बात करते हैं ऑटो आउटलाइन की, ये वाला ऑप्शन वोटिव एनालिसिस या वोटिव फंक्शन के अंदर नहीं आता है। बाकी गोल सीक, सॉल्वर या सिनेरियो मैनेजर वाला जो ऑप्शन होता है वो वोटिव फंक्शन के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टाइनी चार्ट एम्बेडेड इन अ सेल दैट गिव अ विजुअल ट्रेंड समरी अलोंगसाइड योर डेटा आर। इस शॉर्ट में आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर एक ही सेल के अंदर किसी चार्ट को या किसी ग्राफ को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए जो ऑप्शन यूज़ करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन का बेसिकली यूज जो होता है वो एक ही सेल के अंदर पूरे चार्ट को या ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, समरी बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका सारा डेटा ग्राफ की फॉर्म में दिखाई देता है या चार्ट की फॉर्म में दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पार्क लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 14th क्वेश्चन हो जाएगा, द बॉक्स ऑन द चार्ट दैट कंटेन द नेम ऑफ ईच इंडिविजुअल रिकॉर्ड इज कॉल्ड। उस चार्ट के बॉक्स को क्या कहा जाता है जिसके अंदर हर इंडिविजुअल रिकॉर्ड का नाम होता है, उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, लीजेंड कहा जाता है, लीजेंड कहा जाता है। और अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें, 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो ये वाला क्वेश्चन हर बार किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लीजेंड हो जाएगा। 15 क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 क्वेश्चन हो जाएगा, यू कैन यूज़ फॉर्मूला पैलेट टू। फॉर्मूला पैलेट का यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो फॉर्मूला पैलेट की बात करेंगे। इसका जो मेनली यूज़ होता है वो फॉर्मूला को क्रिएट करना होता है या फॉर्मूला को एडिट करना होता है, उसके लिए जो ऑप्शन यूज़ किया जाता है उसे फॉर्मूला पैलेट कहा जाता है। दोस्तों अभी तक हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ मेनी कैरेक्टर कैन बी टाइप इन अ सिंगल सेल इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर आप कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32,767। 32,767 कैरेक्टर आप पर्टिकुलर किसी सेल के अंदर टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इन एक्सेल व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल। एक्सेल के अंदर चार्ट को क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या होता है, तो एक्सेल के अंदर चार्ट को क्रिएट करने का शॉर्टकट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, F11। F11 जो होता है एक्सेल के अंदर चार्ट को क्रिएट करने का शॉर्टकट होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 18th क्वेश्चन हो जाएगा, यू कैन गेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फ्रॉम। अगर एक्सेल के अंदर आपको पेज बॉर्डर का ऑप्शन यूज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट हो जाएगा फ्रॉम बॉर्डर टैब इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, सेकंड हो जाएगा फ्रॉम बॉर्डर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार, थर्ड हो जाएगा फ्रॉम लाइन स्टाइल टूल एंड ड्राइंग टूल बार, और लास्ट हो जाएगा यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। एक्सेल के अंदर आप पेज बॉर्डर सेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि पेज बॉर्डर की बात करेंगे एक्सेल के अंदर पेज नहीं होते। एक्सेल के अंदर जो होता है वो सेल, रो, कॉलम, शीट्स होती है। अगर पेज की बात करते हैं तो उसके लिए जो अपन यूज़ करते हैं वो होता है MS वर्ड होता है। MS वर्ड के अंदर आप पेज बॉर्डर सेट कर सकते हो, लेकिन MS एक्सेल के अंदर पेज बॉर्डर सेट नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला सेल इफ ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ एक्सेल इज डिसेबल। अगर एक्सेल के अंदर ऑटो कैलकुलेट मोड डिसेबल कर रखा है, बंद कर रखा है, और आप चाहते हो कि आपको वैल्यूज़ को अपने आप अपडेट कराना है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला या कौन सा शॉर्टकट यूज़ में लिया जाता है। तो उसके लिए जो शॉर्टकट हो जाएगा वो हो जाएगा F9। F9 का यूज़ तब किया जाता है जब एक्सेल के अंदर आपने ऑटो कैलकुलेट मोड को ऑफ कर रखा है और आप चाहते हो कि वैल्यूज़ जो है फॉर्मूले के अंदर वो अपने आप अपडेट होनी चाहिए, तो उसके लिए F9 यूज़ किया जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल टूल्स इनेबल यू टू ग्रुप एंड समराइज इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा एक्सेल का टूल जो होता है वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को समराइज करने का काम करता है या शॉर्ट में सिस्टमेटिक दिखाने का काम करता है। तो एक्सेल के अंदर इन्फॉर्मेशन को, डेटा को समराइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, सिस्टमेटिक दिखाने के लिए जो टूल यूज़ किया जाता है उसे पाइवट टेबल कहा जाता है। ये वाला ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू के अंदर दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, अ वर्कशीट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टेस्ट नंबर ऑफ रोज। एक्सेल की वर्कशीट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी हो सकती है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जिसमें हम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात की, और यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे वो नंबर ऑफ रोज की बात कर रहे हैं। तो एक्सेल की एक वर्कशीट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज हो सकती है वो हो सकती है 10,48,576, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 16,384, 16,384 नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। रो की बात करते हो तो 10,48,576 रोज होती है। अगर नंबर ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो वो हो जाएगी 17,17,98,69,184। तो अभी हम जो बात करें वो रोज की बात करें तो रोज हो जाएगी 10,48,576, 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द नेम बॉक्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में जो नेम बॉक्स आता है वो क्या बताने का काम करता है। तो फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में जो बॉक्स दिखाई देता है उसे नेम बॉक्स कहा जाता है। और नेम बॉक्स आपको क्या बताने का काम करता है, तो नेम बॉक्स आपको ये बताने का काम करता है कि जिस सेल पर आप अभी करंटली वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस सेल का पर्टिकुलर नाम क्या है वो आपको बताता है, नेम बॉक्स बताता है। नेम बॉक्स की बहुत सारे नाम होते हैं, इसे नेम बॉक्स, रेफरेंस बॉक्स या सेल एड्रेस बॉक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ईच एक्सेल फाइल इज अ वर्कबुक दैट कंटेन डिफरेंट शीट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ शीट इन वर्कबुक। हर एक्सेल की जो फाइल होती है वो वर्कबुक होती है, और हर वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट होती है। तो दिए गए ऑप्शन में से वर्कबुक के अंदर कौन सी शीट नहीं हो सकती है, वर्कशीट, चार्ट शीट, मैक्रो शीट या डेटा शीट। तो एक्सेल की अगर बात करेंगे, एक्सेल में डेटा शीट नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, बाकी वर्कशीट होता है, चार्ट शीट भी होता है और मैक्रो शीट भी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 24 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। अगर आपको एक्सेल के अंदर किसी भी सेल के अंदर कुछ भी एडिटिंग करनी होती है, चेंजेस करना होता है, तो इनमें से किन का यूज़ आप नहीं कर सकते हो। ऑप्शन ए हो जाएगा अल्ट की का यूज़ करके, बी हो जाएगा F2 का यूज़ करके, थर्ड हो जाएगा क्लिक द फॉर्मूला बार, और डी हो जाएगा डबल क्लिक द सेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेस द अल्ट की। अल्ट की का यूज़ करके आप एक्सेल के अंदर किसी भी सेल के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हो। बाकी F2 का यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला बार का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेल के ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, यू कैन ऑटो फिट द विड्थ ऑफ द कॉलम बाय। अगर आपको एक्सेल के अंदर किसी भी कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो एक्सेल के अंदर किसी भी कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करने के लिए आपको जो ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डबल क्लिकिंग ऑन द कॉलम राइट बॉर्डर ऑन द कॉलम हेडर। यानी जिस भी कॉलम की विड्थ को आपको ऑटो फिट करना है उसके ऊपर आपको माउस के कर्सर को ले जाना है, और राइट साइड में जो बॉर्डर आता है उस पर आपको डबल क्लिक करना है, तो उसकी जो विड्थ होगी वो अपने आप ऑटो फिट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो MS एक्सेल MCQ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हम 100 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। ये एक MS ऑफिस का ही पार्ट है। वैसे तो मैं आपको हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि जो क्वेश्चंस हम इंक्लूड कर रहे हैं ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आज तक किसी न किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन सारे सेलेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे के सारे जो क्वेश्चन हम इंक्लूड कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
एक्सेल एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2003, 2007 एंड 2010 फाइल्स आर, यानी एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन क्या होता है। तो एक्सटेंशन की अगर बात करेंगे तो 2003 का होता है एक्सेल एस, 2007 का होता है एक्सेल एस एक्स और 2010 का होता है एक्सेल एस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, अ वर्कशीट रेंज इज अ, वर्कशीट रेंज क्या होती है। तो वर्कशीट रेंज की बात करेंगे तो यह होती है ऑप्शन नंबर सी, अ ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ जो सेल होता है उसे वर्कशीट रेंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स आफ्टर सेलेक्टिंग सम सेल इन एक्सेल। एक्सेल में किसी पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप कंट्रोल प्लस एक्स करते हो तो उससे क्या होता है। तो एक्सेल के अंदर अगर आप कंट्रोल प्लस एक्स करते हो तो जो सेल आपने सेलेक्ट कर रखा है वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सेल्स सेलेक्टेड आर मार्क्ड फॉर कटिंग, कटिंग के लिए मार्क हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। जो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स की अगर बात करेंगे जो होम मेन्यू के अंदर होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, एड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी की अगर बात करेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन होता है वो पेस्ट स्पेशल कमांड के अंदर या पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के अंदर अवेलेबल नहीं होता है, बाकी एड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, टू रिमूव द कंटेंट ऑफ सेलेक्टेड सेल यू मस्ट इशू डैश कमांड। अगर आपने जो सेल सेलेक्ट कर रखा है उसके कंटेंट को हटाना होता है, रिमूव करना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है। तो किसी पर्टिकुलर सेल के कंटेंट को रिमूव करने के लिए जो ऑप्शन यूज़ करते हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट का यूज़ जो होता है वो सेल के कंटेंट को रिमूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच कमांड विल यू यूज टू कन्वर्ट अ कॉलम ऑफ डेटा इनटू रो। कौन से कमांड का उपयोग कॉलम के डेटा को रो में या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि रो के डेटा को कॉलम में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो उसके लिए जो ऑप्शन यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है ट्रांसपोज कहा जाता है। और ये वाला जो ऑप्शन होता है वो होम मेन्यू के अंदर पेस्ट स्पेशल के अंदर दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, द कमांड एडिट फिल अक्रॉस वर्कशीट इज एक्टिव ओनली व्हेन। यानी जो ऑप्शन की अगर बात करते हैं, फिल अक्रॉस वर्कशीट वाला ऑप्शन कब एक्टिव होता है, तो ये वाला ऑप्शन तभी एक्टिवेट होता है जब आपने एक से ज़्यादा शीट को सेलेक्ट कर रखा है, यानी व्हेन मेनी शीट्स आर सेलेक्टेड देन ऑप्शन फिल अक्रॉस वर्कशीट विल बी एक्टिवेट, अदरवाइज इट विल नॉट एक्टिवेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला विल एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट। इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करते हैं तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट में सेल्स माइनस A3। कभी भी आप फॉर्मूला यूज़ करते हो उसमें डायरेक्टली ऐसे टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते हो सेल्स। बाकी अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे उसमें सेल की रेंज से लेकर रखी है, सी में भी रेंज से लेकर रखी है, डी में भी रेंज से लेकर रखी है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपने डायरेक्टली सेल्स लिखा हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा, एक्सेल इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हो जाएगा, इफ़ यू नीड टू रिमूव ओनली द फॉर्मेटिंग डन इन अ रेंज यू मस्ट। अगर आपको एक्सेल के अंदर सिर्फ फॉर्मेटिंग को ही रिमूव करना है, यानी आपने किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर कुछ नंबर लिखा हुआ है, कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, कुछ भी टाइप कर रखा है, वो रहना चाहिए, सिर्फ आपने उसके ऊपर फॉर्मेटिंग यानी जो डिज़ाइन दे रखी है उसी को अगर रिमूव करना होता है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए जो आपको करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, आपको एडिट मेनू में जाना है, एडिट के अंदर क्लियर पे जाना है, क्लियर के अंदर जाके आपको क्लियर फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, जो आपने फॉर्मेटिंग दे रखी है, जो डिज़ाइनिंग दे रखी है वो रिमूव हो जाएगा, बाकी जो टेक्स्ट है, जो फॉर्मूला है, जो नंबर है वो आपका रिमूव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 35 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सेल यूनिकली आइडेंटिफाई सेल्स विद इन अ वर्कशीट विद अ सेल नेम। एक्सेल की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर वर्कशीट होती है, वर्कशीट के अंदर सेल होते हैं और हर सेल का कोई न कोई नाम होता है। तो उस सेल के नाम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सेल की अगर बात करेंगे तो वो कॉलम और रो से मिलकर बनता है। तो कॉलम की भी अगर बात करेंगे तो कॉलम जो आता है वो हमेशा लेटर की फॉर्म में आता है और रो की बात करेंगे तो नंबर की फॉर्म में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे किसी भी सेल का एड्रेस है X10 है तो X जो होगा वो कॉलम हो जाएगा और 10 जो होगा वो रो का नंबर हो जाएगा। तो एक्सेल इस तरह से आइडेंटिफाई करता है कि कॉलम की बात करेंगे वो लेटर की फॉर्म में आता है, रो की बात करेंगे वो नंबर की फॉर्म में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट एंटर करेक्टली। इसमें से कौन सा फॉर्मूला गलत है या कौन सा सही से एंटर नहीं कर रखा है। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले की स्टार्टिंग हमेशा जो होती है वो इक्वल साइन से होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है। लेकिन अगर आप डी वाला ऑप्शन की बात करोगे, आपने डायरेक्टली लिखा हुआ है 10 + 50, तो एक्सेल इसे कैलकुलेट नहीं करेगा, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच एरिया इन एक्सेल विंडो अलाउ एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूला। एक्सेल के अंदर अगर आप कोई भी फॉर्मूला या वैल्यू एंटर करते हो तो वो आपको कहाँ पर दिखाई देता है, किस एरिया में दिखाई देता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें दिखाई देती है वो आपको फॉर्मूला बार के अंदर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। एक्सेल की वर्कबुक जो होती है वो किसका कलेक्शन होती है। तो एक्सेल वर्कबुक की अगर बात करेंगे तो वर्कबुक जो होती है वो वर्कशीट का और चार्ट का कलेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट डू मीन बाय वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है। वर्क स्पेस का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स, यानी वर्कबुक का जो ग्रुप होता है उसे वर्क स्पेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर MS एक्सेल इज बेस्ड ऑन डैश। MS एक्सेल किस पर बेस्ड होता है। तो MS की अगर बात करेंगे, MS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर बात करोगे ये बेस्ड होता है विंडोज़ के ऊपर बेस्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस अ डेटा विद अनदर इन अ शीट। या एक्सेल की बात करें, वर्ड की बात करें, पावर पॉइंट की बात करेंगे, किसी भी अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे उसमें रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होता है। तो रिप्लेस का शॉर्टकट हो जाएगा Ctrl+H। Ctrl+H जो होता है वो डेटा को रिप्लेस करने का शॉर्टकट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडो इनटू टू। अगर आपको विंडो को 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करना होता है तो उसके लिए कौन से मेन्यू ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए जो ऑप्शन यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यू मेन्यू के अंदर आएगा ऑप्शन विंडो के अंदर ऑप्शन आता है स्प्लिट। तो इसका यूज़ करके आप विंडो को 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इन एक्सेल यू कैन सम अ लार्ज रेंज ऑफ डेटा बाय सिंपली सेलेक्टिंग अ टूल बटन कॉल्ड। एक्सेल के अंदर अगर आपने रेंज ऑफ डेटा सेलेक्ट कर रखा है और आप चाहते हो उन सभी डेटा को सम करना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए जो ऑप्शन यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑटो सम। ऑटो सम का बेसिकली यूज़ जो होता है वो नंबर को जोड़ने के लिए किया जाता है। जो भी सेल आपने सेलेक्ट कर रखा है उन सब का सम करने के लिए जिस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है उसे ऑटो सम कहा जाता है। और इसका शॉर्टकट होता है Alt+Equal। Alt+Equal जो होता है वो ऑटो सम का शॉर्टकट होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44th क्वेश्चन हो जाएगा टू रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय डिविजर इन एक्सेल वी यूज़ द फंक्शन। यानी आप जो डिवीज़न करते हो, डिवीज़न करने के बाद में जो रिमाइंडर बचता है अगर उसको रिटर्न करना होता है, उसको डिस्प्ले कराना होता है, उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है एक्सेल के अंदर। तो रिमाइंडर के लिए जो फंक्शन यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोड फंक्शन का यूज़ जो होता है वो रिमाइंडर को रिटर्न कराने के लिए किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। अगर आपका कर्सर किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर है और हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है किसी दूसरी शीट से आए उस पर्टिकुलर सेल के अंदर, तो उस ऑप्शन को या उस फीचर को क्या कहा जाता है। तो उस फीचर को कहा जाता है रेफरेंसिंग कहा जाता है। रेफरेंसिंग का मतलब ही होता है किसी दूसरी सेल या किसी दूसरी शीट के डेटा को जिस सेल पर आप काम कर रहे हो उस शीट के अंदर, उस सेल के अंदर कॉपी करना, उसे रेफरेंसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 46 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विच फंक्शन इज नॉट अवेलेबल इन कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। कंसोलिडेट का जो ऑप्शन होता है वो एक्सेल के अंदर डेटा मेनू के अंदर दिखाई देता है। एक्सेल की अगर बात करें, हम जैसे कि बात करें 2010 वाले वर्जन की बात करें, उसके अंदर टोटल 7 मेन्यूज़ यानी 7 मेन्यूज़ दिखाई देते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू, ये 7 मेन्यू दिखाई देते हैं। तो डेटा मेन्यू के अंदर कंसोलिडेट का ऑप्शन आता है। तो कंसोलिडेट के अंदर कौन सा फंक्शन नहीं होता है, PMT, एवरेज, मैक्स या सम। तो PMT फंक्शन की बात करेंगे, ये वाला ऑप्शन कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स के अंदर नहीं आता। बाकी एवरेज, मैक्स और सम ये सारे ऑप्शन कंसोलिडेट के अंदर दिखाई देते हैं। 47 क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल। इनमें से कौन सा एक्सेल का वैलिड डेटा टाइप नहीं है। नंबर, कैरेक्टर, लेबल या डेट एंड टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे कैरेक्टर, ये एक्सेल के अंदर वैलिड डेटा टाइप नहीं होता है। बाकी नंबर, लेबल, डेट एंड टाइम ये सारे वैलिड डेटा टाइप होते हैं एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अ न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज ए लेबल वैल्यू इफ डैश प्रीसीड इट।
न्यूमेरिक वैल्यू यानी नंबर्स को भी अगर आपको लेबल की तरह ट्रीट करना होता है तो उसके लिए नंबर वैल्यू यानी न्यूमेरिक वैल्यू से पहले आपको किसका यूज़ करना पड़ता है? उसके लिए आपको जो यूज़ करना पड़ता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपोस्ट्रोफिस। यानी अपोस्ट्रोफिस का यूज़ जो होता है वो अगर आप नंबर से पहले करते हो तो एक्सेल जो होता है वो उसको लेबल की तरह ट्रीट करता है। एक्सेल के अंदर अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर जब भी नंबर टाइप करते हैं किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर तो वो आपका राइट साइड में दिखाई देता है, और अगर आप टेक्स्ट टाइप करते हो तो वो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे यही पूछ रहा है कि अगर नंबर को भी आपको टेक्स्ट की तरह दिखाना होता है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ कर सकते हो या किसका यूज़ कर सकते हो? तो उसके लिए अपोस्ट्रोफिस का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपने अपोस्ट्रोफिस लगाया उसके बाद में अगर आप नंबर लिखोगे तो वो आपका राइट साइड में नहीं आकर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यानी टेक्स्ट की तरह लेबल की तरह आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कॉन्केटिनेशन ऑफ अ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग। अगर आपको टेक्स्ट का कॉन्केटिनेशन करना है यानी टेक्स्ट को आपस में जोड़ना होता है, ऐड करना होता है, उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम्परसेंट यानी एंड सिंबल। एंड सिंबल का यूज़ जो होता है वो टेक्स्ट की कॉन्केटिनेशन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा एक्सेल एमसीक्यू क्वेश्चंस का, हाउ डू यू रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक्सेल के अंदर अगर आपको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर रीअरेंज करना होता है तो आप कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए आप ऑप्शन जो यूज़ करोगे वो हो जाएगा डेटा शॉर्ट। डेटा शॉर्ट का यूज़ करके आप डेटा को आरोही क्रम और अवरोही क्रम यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर रीअरेंज कर सकते हो। दोस्तों अभी तक हमने एक्सेल एमसीक्यू क्वेश्चंस के 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। टोटल हम इसके टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमएस एक्सेल एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एमएस एक्सेल क्वेश्चंस विद आंसर का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर आप कौन सा चार्ट क्रिएट कर सकते हो? ऑप्शन नंबर ए एरिया, बी लाइन, सी पाई या ऑल ऑफ द अबव। तो एक्सेल के अंदर हम ये सारे चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक्सेल के अंदर बहुत सारे चार्ट्स होते हैं जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डबआउट चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। इसके अलावा जैसे वो एक्स वाई चार्ट जिसे स्कैटर चार्ट कहा जाता है, बबल चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रडार चार्ट, कॉम्बो चार्ट, ऐसे बहुत सारे चार्ट्स एक्सेल के अंदर होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर अगर आपको वर्तमान समय और टाइम दिखाना होता है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है? ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए नव फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है एमएस एक्सेल के अंदर डेट और टाइम दोनों दिखाने के लिए। अगर आपको सिर्फ डेट दिखानी होती है तो आपको टुडे फॉर्मूला यूज़ करना है, और दोनों चीज़ें दिखानी होती है तो नव फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक्सेल डिस्प्ले द करंट सेल एड्रेस इन। अगर आपको करंट सेल एड्रेस देखना होता है, उस सेल का एड्रेस देखना होता है तो वो आपको कहाँ दिखाई देता है? तो किसी पर्टिकुलर सेल का यानी करंट सेल एड्रेस का एड्रेस देखना होता है तो उसके लिए जो आपको ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है या फिर आपको जो दिखाई देता है वो नेम बॉक्स के अंदर दिखाई देता है, और नेम बॉक्स जो होता है वो फॉर्मूला बॉक्स के लेफ्ट साइड में होता है। 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट मैक्रो इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर अगर आपको मैक्रो को यूज़ करना होता है तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है? तो एक्सेल के अंदर अगर आपको मैक्रो को क्रिएट करना होता है उसके लिए वीबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है यानी विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टर्म इन एमएस एक्सेल। इनमें से कौन सी एमएस एक्सेल के अंदर टर्म नहीं होती है? सेल, रोज, कॉलम या डॉक्यूमेंट। तो अगर डॉक्यूमेंट की बात करेंगे ये टर्म एमएस एक्सेल के अंदर नहीं होती है। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं यह टर्म एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होती है, जबकि अगर आप सेल, रो, कॉलम, शीट, वर्कबुक की बात करोगे ये सारा जो होता है वो एमएस एक्सेल से रिलेट होता है। प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वो पावर पॉइंट से रिलेट होता है। 56 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 56वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विच सिंबल मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगिन विद। एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला अगर आपको यूज़ करना होता है तो कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए अपन सिंबल जो यूज़ करते हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्वल सिंबल। एक्सेल के अंदर किसी भी फॉर्मूले की स्टार्टिंग हमेशा इक्वल साइन से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57th क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर व्हाट डू यू कॉल द चार्ट दैट शो द प्रोपोर्शन ऑफ हाउ वन और मोर डेटा एलिमेंट रिलेट टू अनदर डेटा एलिमेंट। उस चार्ट को क्या कहा जाता है जो आपको यह बताने का काम करता है कि एक या एक से ज़्यादा जो डेटा होता है वो किसी दूसरे डेटा एलिमेंट से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपको कौन से चार्ट से पता चलता है? तो उस चार्ट को कहा जाता है पाई चार्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार किसी पर्टिकुलर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि ऐसा कौन सा चार्ट होता है जो कभी भी नेगेटिव यानी माइनस नहीं हो सकता है, तो वो भी हो जाएगा पाई चार्ट हो जाएगा।
बाकी यहाँ ऑप्शन और दे रखे हैं। एक्सट्रा चार्ट की बात करेंगे, इसे स्कैटर चार्ट भी कहा जाता है। इसका यूज़ बेसिकली साइंटिफिक वर्क के लिए किया जाता है। लाइन चार्ट की बात करेंगे, इसका मेनली यूज जो होता है वो स्टॉक मार्केट के अंदर किया जाता है। कॉलम चार्ट की बात करेंगे, इसका मेनली यूज जो होता है वो कंपेरिजन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 58 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग। स्पेलिंग या ग्रामर चेक करनी होती है, उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है। तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, स्पेलिंग ग्रामर चेक करने का शॉर्टकट सब में सेम होता है F7 का यूज जो होता है वो स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। 59 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, टू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक एंड माउस एक्शन टू प्लेबैक लेटर वी यूज। एक्सेल के अंदर अगर आपको की स्ट्रोक की सीक्वेंस को रिकॉर्ड करना होता है या माउस के एक्शन को भी रिकॉर्ड करना होता है, उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए जो ऑप्शन यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्रो रिकॉर्डर। मैक्रो रिकॉर्डर का जो यूज़ होता है वो की स्ट्रोक की सीक्वेंस को चेक करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए या माउस के एक्शन को भी रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। 60 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 60वां क्वेश्चन हो जाएगा, द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल एज। एक्सेल का जो सबसे फर्स्ट सेल एड्रेस होता है वो लेबल कैसे होता है, तो वो हो जाएगा लेबल ऑप्शन नंबर बी A1 से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने डिस्कस किया था फर्स्ट सेल एड्रेस होता है A1 और लास्ट सेल एड्रेस होता है XMD 10,48,576। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। दोस्तों ये टर्म हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक्सेल के अंदर किसी भी सेल को अगर आपको फ्रीज करना होता है, उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट कहा जाता है। और एब्सोल्यूट की बात करो या फ्रीज करने की बात करो, उसके लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा डॉलर सिंबल। तो डॉलर सिंबल का यूज़ जो होता है वो एक्सेल के अंदर किसी भी सेल के एड्रेस को फ्रीज करने के लिए, एब्सोल्यूट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा $1, यानी आपने जो फर्स्ट सेल एड्रेस है A1 उसको फ्रीज कर दिया, उसको एब्सोल्यूट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 62 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट आर द टैब्स दैट अपीयर एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कबुक कॉल्ड। हर वर्कबुक के बॉटम में जो आपको टेप्स दिखाई देते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो हर वर्कबुक के सबसे बॉटम में जो आपको टेप दिखाई देते हैं उसे कहा जाता है शीट टेप कहा जाता है। यानी आपको नीचे वाला जो टेप आता है उससे ये पता चलता है कि हम जो जिस वर्कबुक पे काम करें उसके अंदर कितनी शीटें हैं, वो सारे शीटों के नंबर आपको नीचे की तरफ दिखाई देते हैं, तो इसे कहा जाता है शीट टेप कहा जाता है। दोस्तों MS एक्सेल MCQ क्वेश्चंस की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे बैंक, SSC, रेलवे, IAN, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, LDC, यानी इंडिया का, राजस्थान का, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो। आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसके अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो ये सारी वीडियोस जो हम बात कर रहे हैं, जो हम कंप्यूटर MCQ सीरीज़ की बात कर रहे हैं, इसकी एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप हर वीडियो को देखिएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके हमारे सारे वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा फ्यूचर में, भविष्य में भी और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनकी भी वीडियो आने वाली है। जैसे हम नेक्स्ट पार्ट में MS पावर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके नेक्स्ट पार्ट में MS एक्सेस को डिस्कस करेंगे। ऐसे करते करते हम स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक को कवर करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इन एक्सेल और डेटा सीरीज इज डिफाइन एज व्हाट। एक्सेल के अंदर डेटा सीरीज को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो एक्सेल के अंदर डेटा सीरीज का मतलब क्या होता है। तो डेटा सीरीज का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा का जो कलेक्शन होता है उसे डेटा सीरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64th क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, द एक्टिव सेल। एक्टिव सेल कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, कैसे डिनोट कर सकते हो। ऑप्शन ए हो जाएगा, इट डिफाइंड बाय बोल्ड बॉर्डर अराउंड द सेल। किसी भी सेल के चारों तरफ बोल्ड बॉर्डर से आप डिफाइन कर सकते हो। बी ऑप्शन हो जाएगा, रिसीव द डेटा द यूजर एंटर। यूजर जो भी डेटा एंटर करता है वो रिसीव करके आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ फॉर्मूला बार। और लास्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली A एंड B, यानी A एंड B दोनों सही हो जाएंगे। किसी पर्टिकुलर सेल के चारों तरफ जो बॉर्डर आता है वहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो, या यूजर जो भी वैल्यू एंटर करता है, जिस सेल के अंदर एंटर करता है, उससे भी आप एक्टिव सेल को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 65th क्वेश्चन हो जाएगा, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ रिटर्न, फ्यूचर वैल्यू एंड लोन पेमेंट अमाउंट। कौन से फंक्शन का यूज जो होता है वो डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ रिटर्न, फ्यूचर वैल्यू, लोन पेमेंट अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जो फंक्शन यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का जो यूज़ होता है उन सभी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 66 क्वेश्चन हो जाएगा, B7:B9 इंडिकेट्स, यानी B7:, ध्यान रखना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, कोलन आ रहा है। B7 और B9 के बीच में एक सिंबल आ रहा है, उसे कहा जाता है कोलन। कोलन का यूज़ जो था वो एक्सेल के अंदर
रेंज को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, यानी कहाँ से लगाकर कहाँ तक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, B7 से लगाकर B9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल B7 थ्रू B9, यानी B7 से लगाकर B9, ये इसका मतलब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू एंटर डेटा इन अ सेल। किसी सेल के अंदर डेटा को एंटर करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज में नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा एरो की, बी हो जाएगा टैब की, सी हो जाएगा एस्केप की, लास्ट हो जाएगा क्लिकिंग ऑन द फॉर्मूला बार। तो आप एस्केप की का यूज़ करके डेटा को एंटर नहीं कर सकते हो, एस्केप की का यूज़ करके आप डेटा को एंटर नहीं कर सकते हो। बाकी एरो की, टैब की या फॉर्मूला बार का यूज़ करके आप डेटा को एंटर कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन इन्फॉर्मेशन को कट नहीं करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेसिंग Ctrl+C। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। Ctrl+C जो होता है वो कॉपी करने का काम करता है, कट करने का काम नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाय। अगर किसी पर्टिकुलर सेल को एक्टिवेट करना होता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रेसिंग द टैब की, क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग द एरो की, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। किसी सेल को एक्टिवेट करना है तो टैब की से भी कर सकते हैं, क्लिक करके भी कर सकते हैं, या एरो की का यूज़ करके भी कर सकते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, फाइल क्रिएटेड विद लोटस 123 हैव एन एक्सटेंशन। अगर आपने कोई फाइल क्रिएट कर रखी है लोटस 123 का यूज़ करके तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो लोटस 123 का जो एक्सटेंशन होता है वो हो जाएगा 123। 123 जो होता है वो लोटस 123 का एक्सटेंशन होता है। और लोटस 123 की बात करेंगे तो यह एक पॉपुलर डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज होता है, जो कि हमने अभी एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था कि सबसे पॉपुलर जो डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज होता है वो कौन सा होता है। तो वो हो जाएगा लोटस 123 और इसका एक्सटेंशन होता है 123। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ डू यू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम। अगर आपको पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। दोस्तों ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करना है उसका शॉर्टकट क्या होता है। तो शॉर्टकट होता है Ctrl+S पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करने का शॉर्टकट। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर आपको शॉर्टकट नहीं दे रखा है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि और कौन सा ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए उस कॉलम की हेडिंग पर जाना है और आपको क्लिक करना है, यानी क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर। उस पर्टिकुलर कॉलम की हेडिंग के ऊपर आपको जाकर क्लिक करना है तो पूरा का पूरा कॉलम एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। यह शॉर्टकट होता है Ctrl+S। 72 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ कैन यू प्रिंट 3 कॉपीज ऑफ वर्कबुक। अगर किसी वर्कबुक की आपको 3 कॉपीज प्रिंट करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्कबुक की 3 कॉपीज प्रिंट करनी है तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। आपको फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद में प्रिंट पर क्लिक करना है। प्रिंट में जाने के बाद में वहाँ पर ऑप्शन आता है नंबर ऑफ कॉपीज़, वहाँ पर आपको 3 टाइप करना है और देन प्रिंट पर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टू क्रिएट अ फॉर्मूला यू मस्ट। अगर आपको एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला क्रिएट करना होता है तो सबसे पहले जो आपको करना पड़ता है वो करना पड़ता है इक्वल साइन का यूज़ करना पड़ता है, यानी आपको इक्वल साइन को टाइप करना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 74th क्वेश्चन की बात करेंगे। 74th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कमेंट्स पुट इन अ सेल आर कॉल्ड। किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर अगर आप जो कमेंट देते हो उसे क्या कहा जाता है। तो सेल के अंदर जो कमेंट देते हैं उसे कहा जाता है सेल टिप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 75 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, मल्टीपल कैलकुलेशन कैन बी मेड इन अ सिंगल फॉर्मूला यूजिंग। सिंगल फॉर्मूले के अंदर अगर आपको बहुत सारी कैलकुलेशन एक साथ करनी होती है तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है एरिया फॉर्मूला। एरिया फॉर्मूला का यूज़ जो होता है वो मल्टीपल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है किसी एक ही फॉर्मूले यानी सिंगल फॉर्मूले के अंदर। दोस्तों अभी तक हमने 75 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं MS एक्सेल MCQ क्वेश्चंस के। अब हमारा टोटल 25 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाइपरलिंक कैन बी। हाइपरलिंक क्या हो सकता है, टेक्स्ट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, पिक्चर या ऑल ऑफ द अबव। हाइपरलिंक की बात करेंगे, एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का यूज़ किया जाता है। तो आप टेक्स्ट को भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हो, पिक्चर को भी कर सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हेन इंटीग्रेटिंग वर्ड एंड एक्सेल वर्ड इज यूजुअली। अगर आप एक्सेल और वर्ड को इंटीग्रेट करते हो तो उसमें MS वर्ड क्या होता है। तो MS वर्ड की अगर बात करोगे तो वो क्या होता है, तो वो हो जाएगा डेस्टिनेशन क्लाइंट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो डेस्टिनेशन भी होता है या फिर क्लाइंट भी हो सकता है। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, व्हेन अ लेबल इज टू लॉन्ग टू फिट विद इन अ वर्कशीट सेल यू टिपिकली मस्ट।
अगर एक्सेल के अंदर पर्टिकुलर शीट के अंदर सेल में कोई आप लिखते हो लेबल, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आ जाता है, तो आप उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हो? तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम जो ऑप्शन यूज़ करते हैं वो करते हैं इंक्रीज द कॉलम विड्थ। उस कॉलम की विड्थ को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा द नेम बॉक्स। नेम बॉक्स कहाँ पर दिखाई देता है? नेम बॉक्स की बात करेंगे तो ये आपको दिखाई देता है जो फॉर्मूला बार होता है उसके लेफ्ट साइड में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 80वां क्वेश्चन हो जाएगा टू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल इन प्री सेलेक्टेड रेंज प्रेस। अगर आपने कोई रेंज सेलेक्ट कर रखी है, उसके अंदर आपको प्रीवियस सेल को एक्टिवेट करना होता है, तो आप कौन सी की का यूज़ करते हो? अल्ट की, टैब की, एंटर की या नन ऑफ द अबव? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको प्रीवियस सेल पर जाना है तो आप या तो गो टू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो या फिर कंट्रोल+G शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल+G का मतलब ही हो जाएगा कि अगर आपको एक्सेल के अंदर एक सेल से दूसरे सेल पर यानी किसी भी सेल पर जाना है, उसके लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल+G। आइए 81 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा विच बटन डू यू क्लिक टू एड अप अ सीरीज ऑफ नंबर। अगर आपको नंबर्स को आपस में ऐड करना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, कौन से बटन का यूज़ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑटो सम बटन। ऑटो सम बटन का यूज़ जो होता है वो सीरीज ऑफ नंबर्स को आपस में ऐड करने के लिए किया जाता है। इसका शॉर्टकट होता है अल्ट+इक्वल। 82 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन एरिया इन वर्कशीट एंड अप्लाई इट टू अनदर एरिया यू वुड यूज़। सिंपल सा आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको वर्कशीट के अंदर फॉर्मेटिंग यानी डिज़ाइन को कॉपी करनी है, उसके लिए कौन से ऑप्शन का यूज़ किया जाता है? डिज़ाइनिंग को, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए जो ऑप्शन यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है फॉर्मेट पेंटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी द फॉर्मेट पेंटर बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, इसका यूज़ किया जाता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। 83 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इन अ वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट। वर्कशीट के अंदर आप किसे सेलेक्ट कर सकते हो? एंटायर वर्कशीट, रोज, कॉलम या ऑल ऑफ द अबव। तो वर्कशीट की बात करेंगे, हम रो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरी वर्कशीट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS ऑफिस MCQ क्वेश्चंस का अगला क्वेश्चन हो जाएगा टू होल्ड रो एंड कॉलम टाइटल इन अ प्लेस सो दैट दे डू नॉट स्क्रॉल व्हेन यू स्क्रॉल अ वर्कशीट क्लिक। वर्कशीट के अंदर अगर आपको रो और कॉलम को होल्ड करना होता है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन का यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए जो ऑप्शन यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा फ्री स्पैन कमांड ऑन द विंडो मेनू। फ्री स्पैन कमांड का यूज़ रो और कॉलम टाइटल को होल्ड करने के लिए किया जाता है, ताकि जब भी हम स्क्रॉल करेंगे तो रो और कॉलम जो हेडिंग होती है वो फिक्स रहती है। 85 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा टू क्रिएट अ फॉर्मूला यू कैन यूज़। अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो जब भी आपको फॉर्मूला बनाना होता है तो आपको वैल्यू की भी जरूरत पड़ती है और एड्रेस की भी जरूरत पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैल्यू एंड सेल रेफरेंस। वैल्यू एंड सेल रेफरेंस का यूज़ जो होता है वो फॉर्मूले को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। 86 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा स्टेटस इंडिकेटर आर लोकेटेड ऑन द। स्टेटस इंडिकेटर कहाँ पर लोकेट होते हैं? तो स्टेटस इंडिकेटर जो लोकेट होते हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के ऊपर स्टेटस इंडिकेटर लोकेट होते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा राउंडिंग एरर कैन ऑकर। राउंडिंग एरर कब आ सकती है? राउंडिंग एरर तब आ सकती है जब आप किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हो, डिवीजन यूज़ करते हो या एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राउंडिंग एरर तब आती है जब आप फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हो। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा टू कॉपी सेल कंटेंट यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप प्रेस द। अगर आपको सेल के कंटेंट को कॉपी करना है ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करते हुए, तो आप कौन सी की का यूज़ करते हो? तो उसके लिए जो की यूज़ की जाती है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल की। कंट्रोल की का जो यूज़ होता है वो बेसिकली सेल के कंटेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन का यूज़ करते हो। 89 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा यू कैन यूज़ द फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम बिफोर यू कैन टर्न इट ऑफ। फॉर्मेट पेंटर की हमने जैसे बात की थी कि इसका यूज़ जो होता है वो डिज़ाइनिंग यानी फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आपको इसको मल्टीपल टाइम यूज़ करना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन का यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए जो ऑप्शन यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डबल क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन। अगर आप फॉर्मेट पेंटर बटन के ऊपर डबल बार क्लिक करते हो तो आप इस ऑप्शन को बहुत सारे टाइम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो। 90 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 90 का क्वेश्चन हो जाएगा ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक बिकॉज। हर एक्सेल फाइल जो होती है उसे वर्कबुक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
तो एक्सेल की जो फाइल होती है उसे वर्कबुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी शीट्स होती है, जिसके अंदर वर्कशीट भी होती है और चार्ट शीट भी होती है, इसलिए एक्सेल के अंदर जो फाइल होती है उसे वर्कबुक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS ऑफिस क्वेश्चंस का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑल वर्कशीट फॉर्मूलाज। वर्कशीट के अंदर जो भी फॉर्मूलेस होते हैं वो क्या करते हैं? तो रिटर्न अ फॉर्मूला रिजल्ट। जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करते हो वो कोई न कोई रिजल्ट को रिटर्न करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट लोकेटेड इन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ओरिएंटेशन, मार्जिन या हेडर एंड फुटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये वाला ऑप्शन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर नहीं आता है। बाकी पेज ओरिएंटेशन, मार्जिन या हेडर फुटर ये सारे ऑप्शंस पेज सेटअप के अंदर दिखाई देते हैं। पेज ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज की पोजीशन। ये दो तरह का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यू वांट टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ स्टॉक मार्केट ऑन द डेली बेसिस, विच टाइप ऑफ चार्ट यू शुड बी यूज। अगर आपको स्टॉक मार्केट यूज़ करना है तो उसके लिए आपको कौन सा चार्ट यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों ये कंसेप्ट हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया कि स्टॉक मार्केट के लिए जो चार्ट यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है लाइन चार्ट कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 94 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विदाउट यूजिंग द माउस और एरो की व्हाट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू सेल A1। आपको माउस का भी यूज़ नहीं करना है, एरो की का भी यूज़ नहीं करना है, तो कौन सा शॉर्टकट होता है जिसका यूज़ फर्स्ट सेल यानी A1 पर पहुंचने के लिए किया जाता है? तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम का यूज़ जो होता है वो A1 फर्स्ट सेल एड्रेस पर पहुंचने के लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस होम। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ द सेल। किसी भी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ नहीं किया जा सकता है? दोस्तों ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेस द अल्ट की। अल्ट की का यूज़ करके आप सेल के कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते। बाकी फॉर्मूला बार, F2 की या डबल क्लिक करके भी आप सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हो। 96 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इफ़ यू बिगिन टाइपिंग इन एंट्री इनटू सेल एंड देन रियलाइज दैट यू डोंट वांट योर एंट्री प्लेस्ड इनटू सेल यू। आप किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर टाइप कर रहे हो, आपको लगा कि अब मुझे यहाँ पर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कौन सी की का यूज़ करोगे? तो उसके लिए जो की यूज़ की जाती है वो हो जाएगी एस्केप यानी ESC। ESC जो की होती है उसका यूज़ किया जाता है। कुछ भी अगर हम टाइप कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको टाइप नहीं करना है तो इस एस्केप की का यूज़ करके आप उससे बाहर आ सकते हो। 97th क्वेश्चन हो जाएगा टू व्यू अ सेल कमेंट। किसी सेल के ऊपर आपने अगर कमेंट दे रखा है और आपने क्या कमेंट दे रखा है वो चेक करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए आपको करना पड़ता है ऑप्शन नंबर सी, पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल। आपको माउस के पॉइंटर को उस पर्टिकुलर सेल के ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो आपको दिख जाएगा कि उस सेल के ऊपर आपने क्या कमेंट दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा विच एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंशियल मॉडिफिकेशन। दिए गए एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम एक्सीडेंशियल मॉडिफिकेशन? कंटेंट्स, ऑब्जेक्ट, सिनेरियोस या ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी एलिमेंट्स की बात करेंगे, यानी कंटेंट है, ऑब्जेक्ट है, सिनेरियो, इन सभी एलिमेंट्स की बात करेंगे जो कि वर्कशीट के अंदर होते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द एक्सीडेंशियल मॉडिफिकेशन। और दोस्तों जो कंप्यूटर सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, जो कंप्यूटर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, उसके अंदर MS एक्सेल MCQ क्वेश्चन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा राइट क्लिकिंग समथिंग इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर अगर आप राइट क्लिक करते हो तो उससे क्या होता है? तो एक्सेल के अंदर अगर आप राइट क्लिक करते हो तो उससे क्या होता है? तो उससे होता है ऑप्शन नंबर सी, ओपन अ शॉर्टकट मेनू लिस्टिंग एवरीथिंग यू कैन डू टू द ऑब्जेक्ट। आपको बहुत सारे शॉर्टकट मेनू दिखाई देते हैं जो कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट क्लिक करने पर ये सारे शॉर्टकट मेनू दिखाई देते हैं। और आज की वीडियो का यानी MS एक्सेल की वीडियो का सबसे जो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा हमारे आज की वीडियो का, वो हो जाएगा यू कैन यूज़ द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज़ जो होता है वो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, कॉपी सेल कंटेंट, मूव सेल कंटेंट, एड सेल कंटेंट या ऑप्शन नंबर डी, A and B बोथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A and B बोथ। यानी ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज़ जो होता है वो सेल के कंटेंट को कॉपी और उसे मूव करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने टॉप 100 MS एक्सेल MCQ क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस किए। ये सारे MCQ क्वेश्चंस एंड आंसर्स की अगर बात करेंगे तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हमने जो डिस्कस किए वो मोस्ट रिपीटेड MS एक्सेल MCQ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं।
तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।